हेलो बच्चों, बायो इनफाइनाइट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपका फिर एक बार स्वागत है। और जैसे कि लास्ट क्लास में हमने उपकला ऊतक को कंप्लीट किया था, एपिथेलियम टिश्यू को कंप्लीट किया था, और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपने को क्या देखना है कि कनेक्टिव टिश्यू और ये इसकी जो उत्पत्ति होती है ये क्या होती है, मीजोड्रम। उत्पत्ति से क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू, मीजोड्रम। और इसका कार्य क्या होता है, शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ना। ये क्या कार्य करता है, शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़े रखता है, जोड़ने का कार्य करता है। और इसका एक और कार्य क्या होता है, अस्थि व उपास्थि। अस्थि व उपास्थि, अस्थि व उपास्थि में इनमें क्या कार्य करता होगा, तो ये इनमें कार्य करता है अंतरंगों को सुरक्षा प्रदान करना। अस्थि व उपास्थि में क्या करता है, अंतरंगों को सुरक्षा प्रदान करना। और इसके बाद भी अगर देखें तो इनका कार्य होगा रुधिर व लसिका में। शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ना, अस्थि व उपास्थि, उनमें क्या करता है, अंतरंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। रुधिर एवं लसिका, तो इनमें क्या कार्य करता होगा, तो इनके माध्यम से शरीर में पदार्थों में गैसों का परिवहन करता है। रुधिर व लसिका के माध्यम से शरीर में गैस एवं पदार्थों का परिवहन करता है। तो ये तो हमने इसकी उत्पत्ति देख ली कि ये उत्पत्ति से मेजोड्रम होता है, शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़े रखता है। अस्थि व उपास्थि अंतरंगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। रुधिर एवं लसिका शरीर में पदार्थों व गैसों का परिवहन करता है। और एक बार इसको नोट कीजिए। हमने देख लिया कि ये क्या कार्य करता है, उत्पत्ति से मेजोड्रम होता है। तो जैसे कि अंतरंगों को सुरक्षा प्रदान करना अस्थि उपास्थि में इसका कार्य था, और रुधिर और लसिका के माध्यम से पदार्थों एवं गैसों का परिवहन का कार्य करता है। अभी अगर हम इसकी आगे बात करें, संयोजी ऊतक जो है वो शरीर में यानी ये शरीर में हर अंग में फैला हुआ है, शरीर में विस्तृत रूप से फैला हुआ है। यहाँ पे ये गलत लिख दिया। संयोजी ऊतक शरीर में विस्तृत एवं बहुतायत, इसका मतलब क्या होता है, अधिक मात्रा में फैला हुआ है। तो और इसके आगे देखें कि संयोजी ऊतक, इसका मतलब क्या है, किस चीज से बना है, क्या है, तो इसमें आधात्री कोशिकाएं प्लस तंतु, यानी संयोजी ऊतक आधात्री कोशिकाएं और तंतु। इसको तो क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स
सेल्स, इनको क्या बोलेंगे, फाइबर्स, इनसे मिलकर बना होता है। इन तीनों का संयोग होता है संयोजी ऊतक। तो अभी देखें कि जैसे कि कोशिकाएं, इनमें क्या होता है, ये वाली कोशिकाएं हैं। कोशिकाओं में देखें कि किस प्रकार से है। जैसे कि तंतुकोरक कोशिका, भक्षकाणु कोशिकाएं, इस प्रकार से कोशिकाओं में जैसे तंतुकोरक कोशिकाएं हो गया, भक्षकाणु हो गया, या फिर और भी ले सकते हैं। जैसे कि मास्ट कोशिकाएं, वसा कोशिकाएं, या फिर लसीकाणु। ये हमने काफी देख लिए, 5 देख लिए। यानी संयोजी ऊतक जो संयोग से बना है उनमें अधात्री होता है, कोशिकाएं होती है और तंतु होते हैं। तो कोशिकाओं का देखें कि कौन सी कोशिकाएं होती है। तो जिस प्रकार से तंतुकोरक कोशिकाएं हो गया, भक्षकाणु कोशिकाएं हो गई, मास्ट कोशिकाएं हो गई, और भक्षकाणु ना लिखे आप इसमें, महाभक्षकाणु, महाभक्षकाणु कोशिकाएं हो गई, मास्ट कोशिकाएं हो गई, वसा कोशिकाएं हो गई, लसीकाणु हो गए, और प्लाज्मा कोशिकाएं हो गई। लसीकाणु के नीचे वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वहां पे क्या लिखा है, प्लाज्मा कोशिकाएं। मैं इधर लिख देता हूं, ये यहाँ पे भी दिखाई नहीं देगा। प्लाज्मा कोशिकाएं, इस प्रकार से इनमें ये कोशिकाओं का संयोग होता है। और अभी देखें कि तंतु में क्या होता है। कोलेजन, इलास्टिन, क्या होता है तंतु में, कोलेजन होते हैं, इलास्टिन, कोलेजन तंतु, इलास्टिन तंतु, और अगला अपने पास क्या होता है, रेटिकुलर तंतु। तो इस प्रकार से हो गए तंतु। तो संयोजी ऊतक इस प्रकार से संयोग से बना है कि जैसे इसमें हमने संयोजी ऊतक, अधात्री कोशिकाएं और तंतु, और इसके अंदर क्या है कि कोशिकाओं में क्या है, तंतुकोरक कोशिकाएं, भक्षकाणु कोशिकाएं, मास्ट कोशिकाएं, वसा कोशिका, लसीकाणु। इधर हमने क्या देखा है, प्लाज्मा कोशिकाएं। वहीं हमने फिर इसमें तंतु का भी संयोग होता है। तो तंतु में किस प्रकार से तंतु होते हैं, कोलेजन तंतु, इलास्टिन तंतु और रेटिकुलर तंतु। तो एक बार इनको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या देखा कि संयोजी ऊतक इन तीनों से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर हमने कोशिकाएं देख ली, मास्ट, वसा, प्लाज्मा, और तंतु देख लिए जो 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि तीनों प्रकार के तंतु में हमने क्या देखा कि कोशिकाएं तो हमने देख ली, और तंतु में हमने क्या देखा था, कोलेजन तंतु, इलास्टिन तंतु व रेटिकुलर तंतु। लेकिन अभी अपने पास बचता है कि अधात्री, मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं। मैट्रिक्स क्या है कि ये तरल पदार्थ होता है जिसमें सेल्स, फाइबर्स, दोनों पाए जाते हैं। कि अधात्री क्या है कि ये एक तरल पदार्थ होता है जिसमें सेल यानी कोशिकाएं और तंतु दोनों पाए जाते हैं।
और ये मैट्रिक्स यानी ये जो अधात्री है इसमें उपस्थित कोशिकाओं द्वारा ही बनाई जाती है। यानी ये जो अधात्री होती है ये इसी में उपस्थित जो कोशिकाएं होती है उन्हीं के द्वारा बनाई जाती है। जैसे ये कोशिकाएं थी इन्हीं के द्वारा अधात्री को बनाया जाता है। तो ये तरल पदार्थ है जिसमें सेल फाइबर्स दोनों पाए जाते हैं, कोशिका और तंतु, और ये इसमें उपस्थित कोशिकाओं के द्वारा बनाई जाती है। स्पेस बना हुआ है और ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है। एक बार मैं ऊपर भी लिख देता हूं। अधात्री जो होती है वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है। तो एक बार इनको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। अभी अपने पास टॉपिक क्या आता है? कोशिकाएं, सेल। जैसे अभी हमने देखा था संयोजक अधात्री कोशिकाएं तंतु से बनी होती है और हमने उसी में कोशिका के टाइप देखे थे, जैसे कि तंतु कोरक, महाभक्षकाणु, मास्ट कोशिकाएं, वसा कोशिकाएं। तो इस प्रकार से ये जो कोशिकाएं थी लसिकाणु, प्लाज्मा, इनको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके इन सभी कोशिकाओं को डिटेल में रिविजन करेंगे। जैसे पहला अगर हम लेके चलें कि हम पहली कोशिका को डिटेल में पढ़ेंगे, तो पहली कोशिका अपने पास बनती है तंतु कोरक कोशिकाएं। तंतु कोरक कोशिकाएं, तो तंतु कोरक कोशिका में क्या होता है? इनको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट। और अभी हम देखें कि फाइब्रोब्लास्ट के अंदर अपने को पहला ही पॉइंट है कि जो संयोजी ऊतक होता है, ये वाली कोशिकाएं संयोजी ऊतक में ये वाली कोशिकाएं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तंतु कोरक फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं। वह ये सबसे बड़ी कोशिका है। इसमें संयोजी ऊतक में सबसे बड़ी व सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका है फाइब्रोब्लास्ट। और ये कोशिका जो है सर्वाधिक मात्रा में अधात्री का निर्माण करती है। अधात्री का निर्माण करती है, यानी जो अधात्री कोशिकाएं और तंतु से तीन से जिनसे बनकर संयोजी ऊतक बनता है, उसी के अंदर ये क्या करती है? सबसे ज्यादा अधात्री का निर्माण करती है। और क्या है?
ये कोशिकाएं कोलेजन, इलास्टिन व रेटिकुलर क्या थे? 3 प्रकार के तंतु थे जो संयोजी ऊतक के संयोग में थे, इनका भी निर्माण करती है। यानी संयोजी ऊतक में जो कोशिकाएं थी उसके अंदर पहली कोशिका हमने स्टडी की है तंतु कोरक कोशिकाएं, और जिनको फाइब्रोब्लास्ट बोलते हैं। ये संयोजी ऊतक में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। क्या है कि ये संयोजी ऊतक में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, और संयोजी ऊतक में सबसे बड़ी कोशिका भी ये है, आकार में सबसे बड़ी कोशिका भी ये है। और ये कोशिका सर्वाधिक मात्रा में आधात्री यानी मैट्रिक्स का सबसे ज्यादा निर्माण ये कोशिका करती है, फाइब्रोब्लास्ट। और दूसरा क्या है, ये कोशिकाएं कोलेजन, इलास्टिन व रेटिकुलर कोलेजन, इलास्टिन व रेटिकुलर का तंतु का भी निर्माण करती है। यानी ये तीनों प्रकार के तंतुओं का भी निर्माण करती है। तो एक बार इतना नोट कीजिए, फिर अगली कोशिका को हम स्टडी करते हैं। अभी नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, महाभक्षकाणु कोशिकाएं। क्या बोलेंगे? मैक्रोफेज, महाभक्षकाणु कोशिकाएं। ये सही रहेगा थोड़ा ज़्यादा, मैक्रोफेज। तो जैसे इसके अंदर अगर हम देखें कि ये क्या करती है, किस प्रकार का अधात्री में इसका रोल है कि नहीं, कि तंतु में इसका रोल है, तो पहला बात तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्वेंजर सेल। इसको बोलते हैं स्क्वेंजर सेल। और संयोजी ऊतक में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी कोशिका, यानी पहले नंबर पे तो तंतु कोरक था, और ये उसके बाद में संयोजी ऊतक में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं। और क्या होता है कि वह संख्या में तंतु कोरक से कम, यानी जो तंतु कोरक की जितनी संख्या है उनसे थोड़ी कम होती है, और उसके बाद में सबसे ज़्यादा बड़ी भी ये है, और उसके बाद में सबसे ज़्यादा पाई भी ये जाती है संख्या में। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। और आगे देखें कि शरीर में इसका क्या होता है, क्या रोल होता है। तो जैसे अपनी बॉडी में है, तो ये बॉडी में क्या कार्य करती है, तो शरीर में प्रवेश करने वाले बाह्य जीव यानी शरीर में प्रवेश करने वाले बाह्य जीव, जैसे कीटाणु, वायरस, कुछ भी, जैसे बैक्टीरिया कुछ भी हुआ, उनका ही अपने लेवल पे उनका भक्षण करती है, उनको नष्ट करती है। तो ये हो गया इसका सेकंड पॉइंट। ये संयोजी ऊतक में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं, और संख्या भी ये तंतु कोरक को छोड़ के सबसे ज़्यादा पाई जाती है, यानी बस उसी से थोड़ा कम है। और इसका कार्य बॉडी में क्या होता है कि शरीर में प्रवेश करने वाले बाह्य जीवों का भक्षण करती है। तो इसके अंदर भी इन प्रकार की कोशिकाओं के काफ़ी नाम होते हैं, और किन किन अंग में पाई जाती है। जैसे ये कोशिकाएं हैं, तो ये इसके बहुत टाइप है कोशिकाओं के, और वो टाइप किस अंग में पाए जाते हैं वो भी हम इसके बाद में देखते हैं। तो एक बार आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो इसमें क्या था कि महाभक्षकाणु की जो कोशिकाएं थी, और ये इधर की साइड हमने अंग के नाम दे रखे हैं कि कौन से अंग में कौन सी। जैसे कि पहली कोशिका दे रखी है कुफ्फर कोशिकाएं, ये कहाँ पे मिलती है, ये यकृत में मिलती है। अगली दे रखी है डस्ट कोशिकाएं, ये कहाँ पे मिलती है, डस्ट कोशिकाएं
फेफड़ों में मिलती है। अगला है मोनोसाइट कोशिकाएं, ये कहाँ पे होती है? ये रक्त में होती है। अगला है रेटिकुलम एंडोथेलियम, ये कहाँ पे होता है? ये प्लीहा में होता है। अगला क्या है? माइक्रोग्लियल सेल, ये मस्तिष्क में होती है। हेसल कार्पल सेल, ये कहाँ पे होती है? थाइमस ग्लैंड में होती है। तो ये कुछ इस प्रकार से महाभक्षण की कोशिकाएं हैं और इस प्रकार से ये अंगों में पाई जाती है, यानी जिस प्रकार से कोशिकाएं हैं उधर टाइप से इसके अंग दे रखे हैं। तो आप एक बार इनको भी नोट कर लीजिए, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पूछे जाते हैं कि कौन सी कोशिकाएं कौन से अंग में प्रेजेंट होती है। और हमने महाभक्षण कोशिकाओं को डिटेल में पढ़ा, कौन सी कोशिकाएं होती है, 5-6 प्रकार की कोशिकाएं देखी और किस प्रकार से वो अंगों में प्रेजेंट होती है। अभी महाभक्षण कोशिका के बाद अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट कोशिकाएं आती है, वो आती है मास्ट कोशिकाएं। तो मास्ट कोशिकाएं क्या होती है? पहले ही बात देख लेते हैं इसका कि ये तीन प्रकार के रसायनों का स्त्राव करती है। मास्ट कोशिकाएं ये 3 प्रकार के रसायनों का स्त्राव करती है। ये कुछ इस प्रकार से है, इसके 3 प्रकार के रसायन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपेरिन। तो ये क्या करता है कि जो हिस्टामिन है वो वाहिनी स्थिलक, या फिर इसको आप मान लो फैलाव, आप इसको फैलाव भी मान सकते हैं। और अगला जो अपने पास है सीरोटोनिन, ये होता है वाहिनी संकुचक, वाहिनी स्थिलक, वाहिनी संकुचक। और हिपेरिन, हिपेरिन में क्या होता है? प्रतिस्पंदक। तो ये कुछ इस प्रकार से हो गए। और इसका वैसे कार्य देखें, इससे रक्त की जो आपूर्ति होती है, जैसे स्थित फैलाव हो गया तो रक्त आपूर्ति बढ़ जाएगी, इससे रक्त आपूर्ति घट जाएगी और रक्त बहाव को रोकना, जैसे या थक्का, यानी चोट लगने के बाद जो अपने रक्त बहाव रुकता है, थक्का ऊपर बनता है, उसको ये काम करता है, हिपेरिन उस कार्य को करता है। तो ये हो गई मास्ट कोशिकाएं। और मास्ट कोशिकाएं क्या है कि ये 3 प्रकार के रसायनों का स्त्राव करती है, हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपेरिन। हिस्टामिन क्या कार्य करती है? वाहिनी को स्थिलक, यानी उसमें फैलाव पैदा कर देती है, यानी रक्त आपूर्ति बढ़ जाती है। सीरोटोनिन क्या करती है? वाहिनी को संकुचित, यानी रक्त आपूर्ति कम हो जाती है। और हिपेरिन क्या करता है? प्रतिसंपक, रक्त बहुत चोट लगने पे जो ब्लड आने लगता है, लेकिन फिर उसके बाद में जो मृत रक्त कोशिकाओं का जो थक्का बन जाता है उसको बोलते हैं, और वो रक्त बहाव को रोकने का कार्य करता है। तो वो किससे बनता है? हिपेरिन उसका होता है। तो एक बार इसको आप नोट कीजिए मास्ट कोशिकाओं को, फिर उसके बाद में हम आगे देखते हैं। आगे अभी अपने पास 3 नंबर बनता है वसा कोशिकाएं। 3 नंबर पे क्या बनता है? वसा कोशिकाएं। इनको हम क्या बोल सकते हैं? एडिपोसाइट्स या फैट सेल्स, एडिपोसाइट सेल्स या फिर फैट सेल्स हम बोल सकते हैं। और सबसे मेन ही देखते हैं कि ये वसा का संग्रहण करती है, ये वसा का संग्रहण करती है। और
इसमें भी इसके 2 टाइप होते हैं। एक तो अपने पास क्या होता है, श्वेत वसा कोशिकाएं, दूसरा अपने पास होता है भूरी वसा कोशिकाएं। तो दूसरा होता है भूरी वसा। तो इसके अंदर क्या होता है कि श्वेत और भूरी में क्या डिफरेंस होता है, तो इसको हम एक डायग्रामेटिक तौर पे देखने का काम करेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से है कि श्वेत कोशिका और भूरी कोशिका, ये इसका डायग्राम है दोनों का। और इसमें क्या डिफरेंस है कि इसके अंदर स्ट्रक्चर वही है, ये तो इसका केंद्रक हो गया, और इसके अंदर क्या है, सूत्रकणिका, ये इसमें लगभग एक है, इसमें एक से ज़्यादा है। और सूत्रकणिका ज़्यादा है तो इसके अंदर क्या डिफरेंस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी इधर वाले में कम होंगे, उधर वाले में ज़्यादा होंगे। तो और उसमें इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम है और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया कम है तो ऊर्जा कम बनेगी। माइटोकॉन्ड्रिया कम है तो ऊर्जा कम बनेगी, और इधर वाले में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है तो ऊर्जा ज़्यादा बनेगी। और अगर अब इसके हम देखें, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए डायग्राम को, फिर हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। और एग्जाम्पल में देखें तो मनुष्य में त्वचा के नीचे, जैसे अपने चोट लगते हैं तो हम देखते हैं नीचे सफ़ेद की जो स्किन होती है, यानी सफ़ेद वसा कोशिकाएं मनुष्य में त्वचा के नीचे होती है। और व्हेल में त्वचा के नीचे, यानी व्हेल में भी त्वचा के नीचे होती है, मनुष्य में भी त्वचा के नीचे पाई जाती है, व्हेल में भी नीचे पाई जाती है। एक प्रजाति होती है मरीनो भेड़, उसकी पूंछ में, मरीनो भेड़ की पूंछ में, और ऊंट की कुबड़ में। ये तो हो गए इसके। और इधर वाली की साइड देखें तो नवजात शिशु में और चूहों में। भूरी वसा कोशिकाएं किस में पाई जाती है, नवजात शिशु में और चूहों में। उसमें एनर्जी भी अधिक होती है, तभी जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ठंड भी कम लगती है, गर्मी भी कम लगती है, क्योंकि उनमें भूरी वसा, ब्राउन फैट सेल्स होती है, इस वजह से उनको सर्दी गर्मी भी कम लगती है। और चूहों में भी ये प्रेजेंट होती है। तो ये तो हो गया मास्ट कोशिकाएं, एडिपोसाइट सेल्स और फैट सेल्स, जिसको हमने देख लिया कि ये वसा का संग्रहण करती है। इसमें 2 टाइप होते हैं। उधर वाले में हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया उसमें अधिक थे, इधर वाले में कम थे। अधिक थे तो वहाँ पे एनर्जी भी ज़्यादा थी, यहाँ पे एनर्जी कम थी, और एनर्जी कम होगी तो उसमें ज़्यादा थी। इधर वाले में हमने इसके एग्जाम्पल देखे थे कि कहाँ पे प्रेजेंट है, तो मनुष्य में त्वचा के नीचे, व्हेल में भी त्वचा में, मरीनो भेड़ की पूंछ में और ऊँट की खोपड़ में। भूरी वसा कोशिकाएं होती है नवजात शिशु में और चूहों में। तो ये हो गया एडिपोसाइट सेल्स। तो इसको एक बार एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और एक छोटा सा पॉइंट रह गया कि इसके कार्य। तो पहला कार्य तो हो गया कि ये वसा का संग्रहण करती है। जो आपातकालीन में
भोजन का कार्य करता है। अगला देखें, वसा का पहला कार्य तो हो गया वसा कोशिकाओं का कि ये वसा का संग्रहण करती है और जो आपातकाल में भोजन का स्रोत होता है, भोजन कार्य ना लिख के हम इसको क्या लिखेंगे, स्रोत होता है। और ये कुचालक का कार्य भी करती है, जैसे हीट बाहर नहीं निकलने देती, जैसे कि मोटे लोगों में। और ये हो गया इसका कार्य, तो आप एक बार इसको नोट कीजिए। अगला अपने पास आता है लसीकाणु यानी लिम्फोसाइट। इसका क्या कार्य होता है, प्रतिरक्षी का निर्माण करना, एंटीबॉडी फॉर्मेशन। यानी लसीकाणु लिम्फोसाइट्स, इसका कार्य क्या होता है, प्रतिरक्षी निर्माण, एंटीबॉडीज फॉर्मेशन। तो ये हो गया 5th टाइप ऑफ सेल्स, इसको नोट कीजिए। फिर आगे हम अपना लास्ट कोशिका का टाइप करते हैं। अगला अभी अपने पास आता है प्लाज्मा कोशिकाएं। और ये क्या होता है, ये लसीकाणु द्वारा बनती है। ये क्या कार्य करता है, प्रतिरक्षी का भी कार्य करता है, यानी प्रतिरक्षी निर्माण में भी इनका योगदान है। तो ये हो गया प्लाज्मा कोशिका का कार्य, ये लसीकाणु द्वारा बनती है और ये प्रतिरक्षी निर्माण करती है। अभी इसको देखें, एक मिनट यानी ये हो गया, इनको क्या कहते हैं कि कैटविन को बोलते हैं। इनको बोलते हैं कार्टविल कैथ। और इसका डायग्राम अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार से गोलाकार इसका डायग्राम होता है। कुछ इस प्रकार से इसमें तांगे के पहिए के जैसी संरचना होती है। और इसको क्या बोलेंगे, ये इसका केंद्रक होता है। ये बीच वाला क्या होता है, ये केंद्रक होता है। और ये क्या होता है कि ये जो पहिए के जैसे इसमें बीच में दिख रहे हैं, क्रोमेटिन पदार्थ ये होते हैं। क्रोमेटिन पदार्थ बैलगाड़ी के पहिए के जैसी संरचना में व्यवस्थित। तो यहाँ पे क्या है कि प्लाज्मा कोशिकाएं लसीकाणु द्वारा बनती है, प्रतिरक्षी निर्माण में इसका योगदान होता है। इनको कार्टविल कैथ भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इस प्रकार की इनकी संरचना होती है। इनका केंद्रक हो गया और ये जो बीच में से फैले हुए हैं जैसे ये वायरिंग जैसे ये क्रोमेटिन पदार्थ होते हैं और ये बैलगाड़ी के पहिए की जैसी संरचना में इसमें व्यवस्थित होते हैं। तो हमने देखा कि सीओजी ऊतक है, उसके अंदर आधात्री मैट्रिक्स, सेल्स, कोशिकाएं और फाइबर्स तंतु 3 प्रकार के संयोग से मिलकर बने हैं। और हमने
जिसके अंदर अधात्री भी देखा, और उसके बाद हमने स्टार्ट किया कोशिका, जिसके अंदर हमने 6 प्रकार की कोशिकाओं को देखा, और तंतु कोरक से स्टार्ट करके हमने प्लाज्मा कोशिका तक इसको कंप्लीट किया। और अभी हमारे पास बचता है टॉपिक फाइबर्स यानी तंतु, जो हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, रिवाइज कीजिए और एनसीईआरटी को रीड कीजिए। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, पीडीएफ क्वेश्चन प्रैक्टिस की पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप चैनल पे नए हैं, क्लास पे नए हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।